ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 49। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सुहानी बेड पर लेटी हुई थी। सुहांश भी बेड पर लेटा हुआ था और एकटक अपनी मम्मा को देख रहा था। कोई और भी था जो बहुत ही शिद्दत से सुहानी को देख रहा था। उसे दिख तो रहा था कि सुहानी के साथ एक बच्चा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा कौन है। सुहानी की आंखें थोड़ी देर बाद बहुत ही धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे धुंधला धुंधला सा दिखता है। उसे सबसे पहले उस डॉक्टर का चेहरा दिखता है। सुहानी पहले इधर से उधर देखती है, फिर उसकी नज़र डॉक्टर के नाम पर जाती है जिस पर लिखा हुआ था डॉक्टर कबीर मित्तल। कबीर सुहानी की आंखें खुली देखकर उसे आवाज़ देता है, हेलो, क्या आप ठीक हैं? सुहानी पहले तो उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है, फिर एकदम से उठकर बैठ जाती है। कबीर सुहानी को पानी देते हुए कहता है, ये पी लीजिए। सुहानी पानी लेकर पीती है। उसे एकदम से सुहांश का ख्याल आता है। वो पानी पीते हुए रुक जाती है और अपने पास लेटे सुहांश को देखती है। वो सुहांश के बारे में सोचते हुए कहती है, डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? वो लगातार रोए जा रहा था। बोलते हुए सुहानी का चेहरा बहुत परेशानी भरा था। डॉक्टर सुहांश को देखकर कहता है, उसकी तबीयत ख़राब है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बस कुछ दवाइयाँ देनी होंगी और आप अपना भी ख्याल रखिए, वरना आपकी इतनी तबीयत ख़राब होगी उतनी इनकी भी होती रहेगी। सुहानी हाँ में सिर हिलाती है। कबीर उसे दवाई की पर्ची देता है। सुहानी दवाई और उसमें खर्चे पैसे देखती है तो देखती रह जाती है, क्योंकि वो द्रांश के छोड़ते ही उसके बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर भागी थी। ना उसके पास खाने के पैसे थे, ना ही रहने का ठिकाना था। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ द्रांश के कनेक्शन से बाहर आ चुकी थी। सुहानी कुछ पल तो पर्ची देखती रहती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाकर सुहांश को गोद में लेकर निकल जाती है। सुहानी हॉस्पिटल के पास वाले मेडिकल शॉप पर दवाई लेने के लिए जाती है। शॉप वाला उसे दवाई निकाल कर देता है। तभी सुहानी उसे कहती है, भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे इन दवाइयों की बहुत ज़रूरत है, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। बोलते हुए सुहानी दवाइयों को उठाती है। तभी वो शॉप वाला उसे धक्का देकर कहता है, अरे हटो, बहुत देखे हैं तुम जैसे लोगों को। यहाँ फोकट का सामान नहीं बेचते जो तुम यहाँ भीख मांगने आ गई। सुहानी के सिर पर अब भी हल्का दर्द था। उसने उसकी आंखों में पानी भी आ जाता है जो आंसू का रूप ले लेता है। वो कहती है, प्लीज़ भैया, मेरे बच्चे को इसकी बहुत ज़रूरत है। बोलते हुए सुहानी दवाई लेने की कोशिश कर रही थी, पर वो शॉप वाला कहता है, ज़रूरत है तो पहले पैसे लाओ और सामान ले जाओ। शॉप वाला अब सारी दवाइयों को वापस रख लेता है। सुहानी को वहाँ पर खड़े लोग देख रहे थे। वो रो रही थी। रोते हुए वो सुहांश को देखती है, फिर आगे बढ़ जाती है। सुहानी एक बेंच पर बैठ जाती है। सुहानी को अब अपनी ही खुशी भरी आवाज़ सुनाई देती है, दांश, ये कितना अच्छा है, क्या मैं ये ले लूँ? हमारे बच्चे पर कितना प्यारा लगेगा। सुहानी एक स्वेटर की बात कर रही थी जिसकी प्राइस करीब 40,000 थी। रेट देखकर सुहानी कहती है, लेकिन ये तो बहुत महंगा है। तभी द्रांश कहता है, जब तक मैं हूँ तुम्हें पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहे, जितना भी चाहे उतनी शॉपिंग करो। सुहानी पुरानी बातों को सोचते हुए दवाई की पर्ची को देखती है जिसमें 500 की दवाई लिखी थी। सुहानी के लिए इस वक्त 5 लाख के समान थे। सुहानी अब उस कंडीशन में पहुँच चुकी थी जब वो द्रांश से नहीं मिली थी। हालांकि इस बार उसका बच्चा भी उसके साथ था। सुहानी को सिर में दर्द था। सुहांश का भी शरीर अब बुखार से तपने लगा था। सुहानी पूरी लाचारी हो चुकी थी। वो रोते हुए कहती है, आप तो अच्छे थे ना दंश, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको मुझसे ज़्यादा अब भी आपका बदला मैटर करता है। आपने एक निर्दोष की जान ली और अपने ही बच्चे को मारने की धमकी दी। सुहानी को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात से लगा कि द्रांश ने अपने बच्चे को मारने की धमकी दी। वैसे उसने पहले भी कहा था, लेकिन तब सुहानी सीरियस नहीं लेती थी। पर जब उसने रुद्र के बच्चे को मारने की बात सुनी तो उसे लगा कि शायद हो सकता है कि द्रांश अपने बच्चे को भी मार दे। इसीलिए सुहानी द्रांश से दूर रहना चाहती थी। उसे बस उस घर से बाहर निकलना था। इसीलिए उसने द्रांश के साथ आने के लिए हाँ कहा, वरना द्रांश तो उसे छोड़ता ही नहीं। सुहानी द्रांश की हरकत से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ थी, लेकिन अब उसे फिर से दुनियादारी समझ आ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि कोई यूं ही किसी की हेल्प नहीं करता, इनफैक्ट करता ही नहीं है। सुहानी को अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब सुहांश को लेकर कहाँ जाए। उधर द्रांश के बॉडीगार्ड भी सुहानी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने अभी तक द्रांश को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि सुहानी भाग गई है, क्योंकि अगर द्रांश को पता चला तो उनकी मौत तो पक्की है और कौन ही होगा जो मरना चाहेगा। इसीलिए सब परेशान होकर बस सुहानी और सुहांश को ढूंढने में लगे हुए थे। सिंघानिया विला। स्वरा रूहान को देख रही थी जो बिल्कुल चुप था। स्वरा रूहान के कंधे पर हाथ रखे कहती है, मिस्टर हैंडसम, खामखा तुम हमारी अरना को डांट रहे हो। अरे जो उस लड़की के साथ हुआ वो हर लड़की के साथ थोड़े होगा। मैंने पहले भी कहा है कि सिद्धार्थ अच्छा है।
रोहान बहुत सीरियस होकर कहता है, सिर्फ सिद्धार्थ की बात नहीं है सोना, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी छोटी सी अरना संभाल नहीं पाएगी। तुम्हें पता भी है सिद्धार्थ की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। कुछ तो इतने टेम्पर्ड होते हैं कि अरना को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। सरा को रोहान का अपनी बेटी के प्रति चिंता अच्छे से समझ आ रही थी। सरा कहती है, पर तुम अच्छे से बैठकर शांति से भी तो समझा सकते थे, इतना ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, कितना बुरा लगा होगा उसे। रोहान गहरी सांस लेकर कहता है, मैं गुस्से में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वैसे भी ये उसकी उम्र नहीं है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने की। सरा कहती है, मैं 19 साल की थी तब से हम दोनों हस्बैंड वाइफ खेल रहे हैं, फिर वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों नहीं खेल सकते। रोहान सरा को घूर कर देखता है। सरा मुस्कुराती है। सरा अब रोहान के गाल पर हाथ रखकर कहती है, इतना गुस्सा मत किया करो, मैंने तो तुम्हारे गुस्से को सह लिया, लेकिन तुम्हारी बच्ची नहीं सह पाएगी। उसकी हरकतें मेरी जैसी हैं, लेकिन फिर भी मुझसे बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, सो उसके बदले मुझे डांटा करो। रोहान सरा के हाथ को पकड़ लेता है। वो सरा के हाथ को चूम कर कहता है, इस हाथ से थप्पड़ मारना चाहिए था तुम्हें मुझे। चलो मैं उसे मनाने के लिए जाता हूँ, वैसे भी वो ज़्यादा नाराज़ नहीं होती मुझसे। सरा हाँ में सिर हिलाती है। रोहान कमरे से बाहर निकल जाता है। रोहान स्वर्णा को ढूंढते हुए अप्रीता के पास पहुँचता है तो उसकी नज़र स्वर्णा पर जाती है, जो अप्रीता को गले लगाए हुए ही सो चुकी थी। स्वर्णा के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर रोहान के दिल में टीस उठती है। वो कुछ पल रुककर उसे देखने के बाद आगे बढ़ता है और उसे गोद में उठा लेता है। अप्रीता रोहान को देखकर उठ जाती है। रोहान अप्रीता को देखते हुए पूछता है, ज़्यादा रो रही थी क्या। अप्रीता हाँ में सिर हिलाती है। रोहान अब सरना को घर के अंदर लेकर जाता है। वो सरना को बेड पर लेटाकर उसके माथे पर किस करता है। रोहान सरना के चेहरे को देखकर कहता है, आई एम सॉरी मेरा बेबी। रोहान सरना के बालों को चेहरे से हटाता है। सरना सोए हुए ही रोहान का हाथ पकड़ लेती है। रोहान सरना के बालों को सहलाते हुए उसे एकटक देखने लगता है। वहीं दूसरी ओर रात हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सुहानी ने सुहांश को अपने दुपट्टे से कवर करके रखा हुआ था। सुहानी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वहाँ से उठकर चली जाए। कबीर घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकलता है। वो कार ड्राइव करते हुए जा ही रहा था, तभी इसकी नज़र सुहानी पर जाती है। कबीर उसे देखकर मन में सोचता है, ये यहाँ क्या कर रही है। वो तुरंत कार रोककर बाहर निकलता है और सुहानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुहानी सिर उठाकर उसे देखती है। कबीर सुहानी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको घर जाना चाहिए, अगर आप ऐसे रहेंगी तो फिर। उसने इतना ही कहा था कि सुहानी धीमी आवाज़ में कहती है, मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर कबीर को थोड़ा झटका लगा। वो कुछ पल सुहानी को देखता रह गया। कबीर कहता है, अगर आप ऐसे ही अपने बच्चे को रखेंगी तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने बच्चे को खो देंगी। कबीर की बात सुनते ही सुहानी सुहांश को अपने सीने से लगा लेती है। कभी नहीं, वो अपने बच्चे को कभी नहीं खो सकती थी। कबीर सुहानी की मांग और गले को देखकर पूछता है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं। सुहानी इस पर कोई जवाब नहीं देती। कबीर कुछ देर सुहानी के जवाब का इंतज़ार करता है, फिर कहता है, शायद आप खो गई होंगी। ओके कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। सुहानी ना में सिर हिलाती है। वो एक अनजान इंसान के घर नहीं जा सकती थी। कबीर उसे समझाते हुए कहता है, देखिए ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ऐसे खुले में रहना आप दोनों के लिए खतरा है। जितनी रात होती जाएगी लोग कम होते जाएंगे और गलत लोग आपके पास आ सकते हैं। सुहानी इधर उधर देखती है। सच में अब वो जगह सुनसान होने लगी थी। वो कबीर को देखती है और अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, आपका फ़ोन दीजिए। कबीर अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर उसे देता है। सुहानी फ़ोन को कसकर पकड़ते हुए कहती है, अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। कबीर सुहानी की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, बेशक आप कर सकती हैं, अगर मैंने आपके साथ कुछ भी गलत किया तो आप मुझे जेल भिजवा सकती हैं। सुहानी कबीर को पहले तो गौर से देखती है, क्योंकि उसे बहलाकर ले जाने वाले लोगों को सुहानी अच्छे से जानती थी। वो ऐसे ही कबीर पर भरोसा नहीं कर सकती थी। कबीर के जवाब से सुहानी कंफर्टेबल हो जाती है। सुहानी उठकर खड़ी होती है, तभी दवाई की पर्ची नीचे गिर जाती है। कबीर उसे उठाकर देखता है, फिर सुहानी की ओर देखकर कहता है, क्या आपने दवाई ली। सुहानी नाम में सिर हिलाती है और धीरे से कहती है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। कबीर मेडिकल शॉप को देखता है जो कुछ ही दूरी पर थी। कबीर आगे बढ़ जाता है। सुहानी भी उसके पीछे जाती है। कबीर सारी दवाइयाँ लेता है, फिर सुहानी को देते हुए कहता है, ये लीजिए और मेरा फ़ोन दीजिए, पेमेंट करना है। सुहानी उसके फ़ोन को छुपाते हुए कहती है, नहीं ये मैं आपको नहीं दूंगी। सुहानी को लग रहा था कि कबीर उसे किसी भी तरह फ़ोन लेना चाहता है। कबीर के होठों पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओके फिर आप पेमेंट कर दीजिए। सुहानी फ़ोन को ओपन करके स्कैन करती है। पैसे डालने के बाद जब पासवर्ड का टाइम आता है तो कबीर थोड़ा उसके कान में झुककर उसे पासवर्ड बताता है। सुहानी उसे देखने लगती है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे अपना पासवर्ड नहीं बताता किसी को। कबीर कहता है, पेमेंट हो गया तो चलिए। सुहानी होश में आती है। वो पासवर्ड देती है। पेमेंट होने के बाद कबीर और सुहानी कार के पास जाते हैं। कबीर कार का दरवाज़ा खोलता है। सुहानी कुछ सोचकर कार में बैठ जाती है।
कबीर मुस्कुराते हुए अपनी सीट की ओर बढ़ जाता है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है। कबीर की कार अब वहाँ से निकल जाती है। कबीर एक घर के सामने कार रोकता है। सुहानी कार के अंदर से ही घर को देख रही थी, जो एक फार्म हाउस था। कबीर कार से बाहर निकलता है और दरवाजे को खोलकर सुहानी को बाहर आने को कहता है। सुहानी कार से बाहर निकलती है। कबीर उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। अंदर कोई भी नहीं था। घर बिल्कुल सन्नाटा सा था। सुहानी पूरे घर को देख रही थी। कबीर उसे एक कमरे में ले जाकर कहता है, आप यहाँ रह सकती हैं। सुहानी कमरे को देखती है, जो बहुत ही प्यारा था। कबीर अब उससे कहता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मुझे बोलिए। सुहानी झट से कहती है, खाना। कबीर सुहानी को देखता है। सुहानी कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, आप फ्रेश होकर बाहर आइए, मैं खाना रेडी करता हूँ। बोलते ही कबीर वहाँ से चला जाता है। सुहानी सुहांश को बेड पर लिटाती है। सुहांश अपने पैरों को हिलाते हुए सुहानी को देखता है। वो छोटा सा बच्चा उसे पूछना तो चाह रहा था कि इसके डैडा कहाँ है, पर वो पूछ नहीं पा रहा था। सुहानी सुहांश को देखते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई जॉब कर लूँगी, हम अच्छे से रहेंगे, बस आप एक बार ठीक हो जाओ। अब आपका सब कुछ मैं हूँ। आपके डैड एक जानवर हैं, मैंने उन्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अगर मैं उनके पास गई तो वो आपको भी जानवर बना देंगे। सुहांश एकटक अपनी माँ को देख रहा था, जो उसे समझा रही थी, उसे बता रही थी कि उसके डैड क्या है। सुहांश बहुत ही गौर से सुहानी को देख रहा था। सुहानी अब झाँक कर कबीर को देखती है, फिर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वहीं कबीर किचन में था। उसने अपनी शर्ट को फोल्ड करके रखा हुआ था और वो इस वक्त सब्जी काट रहा था। खाना बनाते हुए वो बस सुहानी की हरकतों के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। वो कुछ घंटों में खाना बना लेता है और उसे डाइनिंग टेबल पर सेट कर देता है। सुहानी आती है। कबीर उसे खाना सर्व करके खुद बैठ जाता है। सुहानी देखती है कि कबीर ने खुद का खाना सर्व नहीं किया है, जिससे उसे डाउट होता है और वो कबीर से कहती है, आप नहीं खाएंगे? कबीर कहता है, अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ ना, तो इसीलिए तुम खाओ। सुहानी खाने को देखती है, जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन सुहानी की हिम्मत नहीं हो रही थी खाने की, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कबीर ने उसके खाने में कुछ मिलाया है और अगर उसने खा लिया तो कबीर उसके साथ कुछ गलत कर देगा। वो कबीर से कहती है, आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपका इंतज़ार कर लूँगी। कबीर को भी सुहानी के थॉट समझ आ चुके थे। वो कहता है, ओके, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। कबीर फ्रेश होकर आता है और सुहानी के साथ बैठकर अब अपनी प्लेट भी लगाता है। सुहानी बस उसे देख रही थी। कबीर उसे खाना ना खाते देखकर कहता है, अब तो खाइए, आपको भूख लगी है। सुहानी ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, पहले आप खाइए। कबीर मन ही मन मुस्कुराते हुए खाने लगता है। कबीर को नॉर्मल देखकर अब सुहानी खाने लगती है, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। कबीर उसे खाते हुए देख रहा था। उसे सुहानी की हर एक हरकत पर हंसी आ रही थी। वो कहता है, मुझे लगता है आपका ऐसे लड़कों से बहुत पाला पड़ा है, जो लड़की के अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, और आप मुझे भी वही समझ रही हैं। कबीर की ये बात सुनते ही सुहानी खांसने लगती है। कबीर जल्दी से उसे पानी देता है। सुहानी पानी पीकर नॉर्मल होती है और फिर से खाने लगती है। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं कहती, जब तक खाना खत्म नहीं होता। खाना खत्म होते ही वो कहती है, क्या इस घर में आपके सिवाय कोई नहीं रहता? कबीर जवाब देता है, रहता तो नहीं है, पर अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो मैं किसी को रख सकता हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, इसीलिए किसी सर्वेंट को नहीं रखा मैंने। सुहानी फिर से घर को देखती है, जो चमक रहा था। कबीर ने सारे सामान को एकदम परफेक्ट जगह पर रखा हुआ था, कुछ भी इधर उधर नहीं था। सुहानी कहती है, मैं कल चली जाऊँगी। इतना कहते हुए सुहानी उठकर खड़ी हो जाती है। कबीर एकदम से कहता है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ रह सकती हैं, क्योंकि आपको देखकर लग रहा है कि आप इस शहर में नई आई हैं और इतनी जल्दी एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। जब तक आप सेटल नहीं हो जाती आप यहीं रहिए। सुहानी को कबीर की बात सही तो लगती है, पर मन ही मन उसे कुछ बातें खटक रही थी। कबीर उसे समझाते हुए कहता है, मर्जी आपकी है, मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। कबीर अपनी और सुहानी की प्लेट उठाता है और किचन में चला जाता है। किचन में वो बर्तन धोता है। सुहानी कुछ पल खड़ी होकर सोच रही थी। उसने अपने हाथ भी नहीं धोए थे। कबीर अब सारे बर्तन को सही जगह पर रखता है। सुहानी भी हाथ धोने के लिए वहाँ जाती है। वो किचन को देखती है, जो बहुत अच्छे तरीके से समेटा हुआ था। सुहानी हाथ धोकर कबीर को देखकर कहती है, थैंक यू। कबीर मुस्कुराता है और उससे देखता है, गुड नाइट। सुहानी भी उसे गुड नाइट बोलकर जाने लगती है। तभी कबीर एकदम से कहता है, वैसे मेरा नाम कबीर है, कबीर मित्तल। सुहानी मुड़कर कबीर को देखकर कहती है, सुहानी। कबीर मन ही मन उसके नाम को दोहराता है, फिर सुहानी के चेहरे को देखकर कहता है, बहुत प्यारा नाम है। सुहानी अब बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी कबीर उसे फिर से कहता है, दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लीजिएगा, कहीं मैं रात को आपके पास ना आ जाऊं और कुछ गलत ना कर दूं। कबीर ये बस सुहानी को टीज करने के लिए कह रहा था, जो सुहानी समझ चुकी थी, पर वो इस बार कोई जवाब नहीं देती। कबीर को फिर कुछ ख्याल आता है और वो सुहानी को बुलाते हुए कहता है, सुनिए, मेरी माँ रात को कॉल करके मुझसे बात करती है।
आप प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए। सुहानी को अब फिर से शक होता है। वो अब फिर से सोचने लगती है कि कबीर उससे बहाना करके फ़ोन मांग रहा है। वो कहती है, अगर उन्होंने कॉल किया तो मैं आपको दे दूँगी। कहते ही सुहानी कमरे में चली जाती है। कबीर थोड़ा परेशान हो जाता है, पर वो सुहानी की हरकत पर फिर से मुस्कुरा उठता है। करीब रात के 11 बजे सुहानी की आंखें खुली हुई थी। उसके हाथ सुहांश के पेट पर थे। वो बस द्रांश के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सुहांश दवाई की वजह से सो गया था। सुहानी को अब द्रांश के साथ बिताई उस रात की याद आ रही थी। उसके दिमाग में वही घूम रहा था। पहली बार सुहानी ने अपनी मर्जी से द्रांश को अपना जिस्म सौंपा था, जो बस प्यार भरे लम्हों से भरा हुआ था। सुहानी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी कबीर का फ़ोन बजने लगता है। सुहानी आवाज़ की ओर देखती है। आवाज़ से सुहांश थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो वो कसमसाने लगता है। सुहानी जल्दी से फ़ोन लेकर कमरे से निकल जाती है। वो कबीर के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। कबीर तुरंत ही दरवाज़ा खोलता है। सुहानी उसे फ़ोन देते हुए कहती है, आपकी माँ का कॉल है। कबीर फ़ोन लेकर देखता है। सुहानी अब वहाँ से जाने लगती है। कबीर उसे बुलाता है। सुहानी अपनी जगह पर ठहर जाती है। कबीर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो सुहानी के चेहरे को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता। हाँ, एक लड़की के लिए एक अनजान लड़के पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन एक लड़के के लिए भी एक अनजान लड़की पर भरोसा करना मुश्किल होता है। यहाँ चोरी, लूट मार ऐसे ही प्लानिंग्स होती हैं। मैं भी तो ये सोच सकता था कि आप मुझे मारने आई हैं। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? सुहानी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, मैं समझती हूँ कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं भी आप पर शक कर रही हूँ। इससे आपको बुरा लगा, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि चाहे जो जितना भी अच्छा करे, हम विश्वास करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। मैंने बुरे लोगों को अच्छा और अच्छे लोगों को बुरा बनते हुए भी देखा है। कब कौन कैसे अपना रंग बदले कुछ समझ ही नहीं आता। कहते हुए सुहानी वहाँ से चली जाती है। कबीर उसकी बातों की गहराई को सोचते हुए उसे जाते हुए एकटक देखने लगता है। पटना रात के करीब 12 बजे। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बिजली कड़क रही थी और बहुत ही ज़ोरों से हवा चल रही थी। बारिश भी बहुत ही तेज़ी से हो रही थी। आव्या की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वो मुड़कर द्रांश रुद्र को देखती है, जिसके चेहरे पर परेशानी छलक रही थी। रुद्र नींद में था, इसके बावजूद उसके चेहरे पर परेशानी थी। आव्या उठकर बैठ जाती है। वो टेबल पर रखा जग उठाकर पानी देखती है। पानी खाली था। आव्या बेड से उतरकर कमरे से निकल जाती है। पूरा घर पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था। बस बिजली कड़कने की आवाज़ गूंज रही थी। आव्या हॉल की लाइट जलाकर किचन में जाती है। वो पानी भरती है और किचन से निकल जाती है। वो जैसे ही सीढ़ी चढ़ने वाली होती है तभी डोर बेल बजती है। आव्या खुद में ही बड़बड़ाती है, इस वक्त कौन आया, वो भी इतने ख़राब मौसम में, कहीं धीर तो नहीं। सोचते हुए आव्या उसी तरह से जग को साथ लेकर दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। आव्या दरवाजे को खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही उसे तेज़ हवा का झोंका लगता है, जिससे वो अपने चेहरे पर एक हाथ से छुपा लेती है। दरवाज़ा खोलने से बिजली कड़कने की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी और बारिश का पानी हवाओं के साथ अंदर आते हुए आव्या को छू रहा था। अचानक लाइट्स भी अप डाउन होने लगती हैं। आव्या ने अभी सामने नहीं देखा था। वो अप डाउन होती लाइट्स को देख रही थी, क्योंकि ऐसे में तो कभी लाइट ख़राब नहीं हुआ करती थी। आव्या को याद आता है कि कोई उसके सामने खड़ा है। आव्या अब उसे देखती है। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बिजली कड़कने के सामने खड़े इंसान पर रोशनी होती है। सामने खड़े इंसान का चेहरा जैसे ही आव्या उस बिजली की रोशनी में देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आव्या के हाथ से जग छूटकर गिर जाता है, जिससे वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। जग का सारा पानी भी नीचे गिर जाता है। आव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें बस सामने देख रही थी। एकदम से आव्या बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, रुद्र। जो अब तक सोया हुआ था, आव्या की जोर की चीख की आवाज़ सुनकर वो झटके से उठ जाता है। रुद्र बेड के दूसरी साइड देखता है जहाँ आव्या नहीं थी। रुद्र धीरे से आव्या का नाम लेता है, बेबी गर्ल। रुद्र अब जल्दी से बेड से उठकर उसे बुलाते हुए कमरे से निकल जाता है। बेबी गर्ल। रुद्र दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरता है और सामने देखता है तो उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रुद्र सामने देखता है। सामने आव्या नीचे बैठी हुई थी और डरते हुए सामने देखकर दूर हो रही थी। सामने रुद्र को भी कोई दिख रहा था, पर अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अब तो लाइट भी बहुत धीमी हो चुकी थी। रुद्र जल्दी से आगे बढ़कर आव्या के पास ज़मीन पर बैठ जाता है। वो आव्या को बुलाता है, बेबी गर्ल। आव्या रुद्र को देखकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है और सामने वाले को देखकर डरते हुए कहती है, भूत भूत। जैसे ही रुद्र ये सुनता है उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। इतनी पढ़ी लिखी लड़की भूत जैसे शब्द बोल रही है। आखिर वो भूत पर विश्वास भी कैसे कर सकती थी। आव्या का शरीर डर से कांप रहा था। वो डरते हुए फिर से कहती है, रुद्र, वो द्रांश का भूत। रुद्र सामने देखता है। अब लाइट एकदम से ठीक हो जाती है। चारों हॉल में लाइट्स अच्छी तरह से फैल जाती है। रुद्र जैसे ही सामने द्रांश को देखता है तो एक आईब्रो चढ़ाकर उसे देखता है।
रुद्र उससे कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए जिंदा नहीं छोड़ा कि तुम मेरी बेबी गर्ल को डराओ। द्रांश बिना किसी रिएक्शन के कहता है, बेबी गर्ल, यू आर रियली अ लिटिल बेबी गर्ल। आव्या हैरानी से दोनों को देखती है। आज फिर एक बार आव्या दोनों को एक साथ देख रही थी। दोनों का चेहरा सेम था। अब तो द्रांश का हेयर स्टाइल भी रुद्र जैसा ही था, बस उनकी आंखें थी जो बिल्कुल अलग थी। आव्या पहले तो खुद को शांत करती है, फिर सारी बात समझने के बाद वो हैरानी से कहती है, ये जिंदा है। द्रांश टेबल पर रखा ड्रिंक उठाता है जो सोने से पहले रुद्र ने ड्रिंक करके छोड़ दिया था। द्रांश ग्लास में ड्रिंक डालता है। वो कोई जवाब नहीं देता, जबकि आव्या उससे ही जवाब पाने की एक्सपेक्टेशन कर रही थी। जब द्रांश जवाब नहीं देता तो आव्या रुद्र को देखती है। रुद्र अब भी आव्या के साथ जमीन पर बैठा हुआ था। आव्या के देखने से वो हाँ में सिर हिलाता है। आव्या जैसे ही ये सुनती है तो रुद्र को मारते हुए कहती है, हर बार तुम सब कुछ मुझसे क्यों छुपाते हो? पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे हार्ट अटैक आ जाता, पैनिक अटैक आ जाता, कुछ भी हो सकता था। आव्या बोलते हुए उसे मारे जा रही थी। रुद्र तो बस द्रांश को देख रहा था जो आराम से इस वक्त ड्रिंक कर रहा था। उसका जरा भी ध्यान रुद्र और आव्या पर नहीं था। आव्या अपनी जगह से उठकर कहती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, गधे कहीं के। इतना कहते हुए आव्या अब द्रांश को घूरती है। द्रांश ड्रिंक कर रहा था। वो आव्या को बिना देखे कहता है, मुझे भूत बोलकर खुद चुड़ैल की तरह क्यों घूर रही हो? आव्या का मुंह एकदम से खुल जाता है। द्रांश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, वहीं आव्या का मुंह खुला हुआ था। रुद्र द्रांश को देखकर सीरियस होकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। द्रांश झट से कहता है, मैं तेरा पिए नहीं हूँ जो तेरी बात सुनूं। बोलते हुए वो ग्लास टेबल पर रखता है, फिर पूरे घर को देखते हुए कहता है, वैसे घर तो बहुत बढ़िया बनाया है तुमने। द्रांश घर को बहुत ही गौर से देख रहा था। रुद्र और आव्या दोनों ही उसे देख रहे थे। उन्हें जानना था कि द्रांश यहाँ क्यों आया है। आव्या को द्रांश को देखते हुए सुहानी की याद आती है। वो पूछती है, इसका मतलब सुहानी भी जिंदा है? द्रांश तो उसे जवाब देगा नहीं, इसीलिए आव्या रुद्र को देखती है। रुद्र फिर से हाँ में सिर हिलाता है। आव्या गुस्से से रुद्र को घूरते हुए कहती है, मैं यहाँ गिल्ड से मरी जा रही हूँ, ये सोचकर कि मेरी वजह से द्रांश, सुहानी और उनके बच्चे की डेथ हो गई, और तुमने मुझसे ये सब छुपाया। तुम समझते क्या हो अपने आप को? रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही आव्या कहती है, मुझे अब तुमसे सच में कोई बात नहीं करनी। छुपाओ, जो छुपाना है छुपाते रहो। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं ना तुम्हारी, मत बताओ मुझे। बोलते हुए आव्या सीधे दौड़ते हुए ऊपर चली जाती है। उसके कमरे में जाते ही द्रांश कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। रुद्र एक नज़र अपने कमरे को देखता है, फिर द्रांश को स्टडी रूम की ओर ले जाता है। शौर्य का घर। सौरभ, रुखसार, शौर्य, स्पृहा, सुरभि और सत्या सभी डाइनिंग टेबल पर बातें करते हुए खा रहे थे। आज सत्या को रुखसार ने खाने पर बुलाया था तो सत्या आ गया था। उसके आने से बातचीत में ही वक्त बीत गया, इसीलिए सब देरी से डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए भी उनकी बातें खत्म नहीं हुई थी। रुखसार अपने होने वाले दामाद की बहुत अच्छे से खातिरदारी कर रही थी। सत्या देख पा रहा था कि सुरभि इस वक्त भी बिल्कुल चुपचाप खा रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी रुखसार पूछती है, आप यहाँ कब तक मौजूद हैं? मेरा मतलब है कि आप तो यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, तो कब ख़त्म होगा ये प्रोजेक्ट? सत्या एक नज़र सुरभि को देखकर कहता है, मैं तो सोच रहा हूँ इधर ही सेटल हो जाऊँ। रुखसार सत्या की नज़रों को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, आप अपने घर परिवार के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सत्या अपनी सफाई में कहता है, वैसे भी मैं बहुत कम घर परिवार के साथ रहता हूँ, हमेशा बिजनेस की वजह से यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, एक जगह नहीं टिक सकते। सत्या की बातों से सौरभ कहता है, ओह गॉड, मैं भूल गया था। एक्चुअली रुखसा, मुझे भी कल निकलना है। रुखसार का मुंह उतर जाता है। उसकी बातें चल रही थी, तभी शौर्य और स्पृहा अपने में मस्त थे। शौर्य स्पृहा की कमर पर एक हाथ रखे हुए मूव कर रहा था, जिससे स्पृहा सहर रही थी और बार बार उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी। शौर्य धीरे धीरे अपने हाथ स्पृहा के पेट से पेटीकोट के अंदर घुसा देता है। स्पृहा को अचानक ही खांसी आ जाती है। शौर्य ये देखकर अपना हाथ निकालता है और उसकी ओर पानी पास करता है। वहीं रुखसार स्पृहा को देखकर कहती है, आराम से बेटा। स्पृहा अपनी जगह से उठते हुए कहती है, माँ मेरा हो गया, मुझे नींद आ रही है। शौर्य तुरंत स्पृहा का हाथ पकड़ लेता है। वो नॉर्मली खाना खा रहा था। रुखसार कहती है, अगर नींद आ रही है तो जाओ बेटा, वैसे भी आप थक गई होंगी। स्पृहा स्माइल करती है। वो जाना तो चाहती थी, लेकिन शौर्य ने उसके हाथ को कसकर पकड़ हुआ था। वो छुड़ाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन छूट ही नहीं रहा था। रुखसार सिर उठाकर उसे देखती है। स्पृहा को अब भी वैसा का वैसा खड़ा देखकर रुखसार पूछती है, क्या हुआ? स्पृहा नाम में सिर हिलाती है। रुखसार अब शौर्य को देखती है, फिर झुककर टेबल के नीचे से दोनों के हाथ को देखती है। दोनों के हाथ को देखकर रुखसार मुस्कुराने लगती है। स्पृहा तो अब शौर्य को ही देखकर उसे छोड़ने का कह रही थी, लेकिन कहाँ शौर्य उसकी बात मानने वाला था। स्पृहा परेशान सी उठ जाती है। स्पृहा को परेशान देखकर रुखसार कहती है, शौर्य आप क्यों बच्ची को परेशान करते रहते हैं? शौर्य ये सुनते ही रुखसार को देखकर कहता है,
मैं क्या कर रहा हूँ माँ? मैंने कहाँ उसे जाने से रोका है? जाओ, जाकर सो जाओ। बोलते हुए शौर्य स्पृहा को देखकर और कसकर स्पृहा के हाथ को पकड़ लेता है। रुखसार अब फिर से मुस्कुराती है। वहीं स्पृहा लाचारी से शौर्य को ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब सबका डिनर खत्म होता है तो शौर्य स्पृहा के हाथ को छोड़ देता है। स्पृहा अपने हाथ को देखती है, फिर शौर्य को घूर कर कमरे में चली जाती है। बाहर अब तक बारिश हो रही थी, जिस वजह से सौरभ और रुखसार दोनों ही सत्या को रुकने का कहते हैं, लेकिन सत्या रुकने के लिए मना कर देता है। सौरभ और रुखसार उसे अच्छे से जाने का बोलकर चले जाते हैं। सत्या बारिश को देखता है, जो बहुत ही तेजी से हो रही थी। सत्या जाने ही वाला था कि उसे एक आवाज़ रोक लेती है। सुनिए। सत्या मुड़कर देखता है, सामने सुरभि खड़ी थी। सुरभि को देखते ही सत्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे सुरभि से बात करने का मन कर रहा था। सुरभि उसके पास जाती है। सत्या मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बाय बोलने के लिए आई हो? सुरभि नाम में सिर हिलाती है, जिससे सत्या कंफ्यूज्ड और उदास दोनों हो जाता है। सुरभि धीरे से कहती है, वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक दोस्त आपका नंबर मांग रही है। वो आज भी मुझसे मांग रही थी। उसने कहा कि मैं उसे देना नहीं चाहती। उसने मुझसे ये भी पूछा कि आप मेरे क्या लगते हैं। सत्या क्यूरियस होकर पूछता है, तुमने क्या जवाब दिया? सुरभि कहती है, मैंने ये तो नहीं बताया कि आप मेरे क्या लगते हैं, लेकिन मैंने उससे ये ज़रूर कहा कि मुझे आपका नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दे सकती हूँ, लेकिन आप ही उससे बात नहीं करना चाहते। सत्या कुछ पल सुरभि के चेहरे को देखता है, फिर कहता है, क्या तुम्हें मेरा नंबर याद है? सुरभि थोड़ा सोचती है, फिर नाम में सिर हिलाती है। सत्या सुरभि का फ़ोन झट से लेता है। उसके फ़ोन पर कोई लॉक नहीं था। सत्या सुरभि के फ़ोन से अपना नंबर डिलीट करके उसे देते हुए कहता है, लो, अब तुम्हारे पास मेरा नंबर ही नहीं रहा। जब भी मुझे तुमसे बात करनी होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुरभि अपनी फ़ोन को चेक करती है। सच में उसके पास सत्या का कोई नंबर नहीं था। सत्या अब जाने लगता है। सुरभि उसे फिर से आवाज़ देती है। सत्या फिर से मुड़कर उसे देखता है। सुरभि कहती है, लेकिन अगर मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं क्या करूँगी? सुरभि के उमड़ते जज्बात उसके मुंह में आ रहे थे। सत्या सुरभि के सवाल से शॉक था। आज से पहले सुरभि ने सत्या को कॉल नहीं किया था और ना ही बात शुरू की थी। सुरभि कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा समझ गई, जब आप मुझसे बात करने आएंगे तब मैं आपसे बात करूंगी। सत्या अपने शौक से बाहर आता है और मन ही मन कहता है, मुझे लगा अचानक बड़ी हो गई, लेकिन मैं गलत था, अब भी छोटी ही है। मन ही मन कहते हुए सत्या मुस्कुराता है और सुरभि को हाँ कहता है। ओके बाय, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। कहते हुए सत्या अब अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। सुरभि भी अब अंदर चली जाती है। दूसरी ओर रुद्र बहुत ही सीरियस था। वो द्रांश के सामने बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। रुद्र कहता है, आई डोंट नो, कोई किसी को ऐसे भी टारगेट कर सकता है। बच्चे की इसमें क्या गलती थी? वो मुझे कुछ भी करता। ही वॉज माई फर्स्ट चाइल्ड। द्रांश रुद्र के पास बैठता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। द्रांश के ऐसा करते ही रुद्र एकदम से ही उसे गले लगा लेता है। द्रांश के हाथ नीचे थे। रुद्र के अचानक ऐसा करने से द्रांश को रुद्र के अकेलेपन का अंदाजा हो रहा था। इस दर्द में वो अकेला ही था। उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी। अव्यान को भी बताने में वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि अव्यान भी बुरी तरह से रिएक्ट कर सकता था, क्योंकि वो उसकी बहन का अपना बच्चा था। द्रांश के हाथ अब धीरे धीरे से उठते हैं। उसके हाथ अब धीरे से रुद्र की पीठ पर ठहर जाते हैं। रुद्र शांत था। उसकी बस आंखें बंद थी। द्रांश कहता है, टारगेट करने वाला कभी नहीं देखता कि कौन क्या है। उसकी बस एक ही इंटेंशन होती है, वो है तोड़ना। जितना इंसान टूटता है उतना ही वो कमज़ोर होता है। रुद्र झट से द्रांश से दूर होता है और खड़ा हो जाता है। द्रांश उसे देखने लगता है। रुद्र कहता है, तुम अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो यहाँ से साइड में एक कमरा है, उसमें तुम रह सकते हो। बोलते ही रुद्र स्टडी रूम से निकल जाता है। द्रांश उसे एक पल देखता है, फिर उससे नजरें हटाकर पूरे स्टडी रूम को देखता है। स्टडी रूम में रुद्र की एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें रुद्र जेमसन के साथ था। द्रांश उस फोटो को देखते देखते सोफे पर सिर टिका लेता है। द्रांश उस कमरे में जाता है जहाँ रुद्र ने उसे कहा था। वो कमरा भी बहुत बड़ा था और उसकी थीम भी डार्क थी। वो कमरे को देखने के बाद अपना फ़ोन निकालकर अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल करता है, जिसको उसने सुहानी की जिम्मेदारी दी थी। उधर कॉल करने पर कुछ ही सेकंड में उधर से कॉल रिसीव होती है। द्रांश बाहर खराब मौसम को देखते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई लिटिल लैम्ब। उधर जिसने कॉल रिसीव की थी, उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। वो इस वक्त खड़ा था और कांप रहा था। उसके हाथ पैर सब कांपते हुए हिल रहे थे। उसके माथे पर पसीने साफ दिख रहे थे। वो बहुत मुश्किल से कहता है, बॉस, वो मैम सो रही हैं। वो झूठ बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे बोलना पड़ रहा था। द्रांश धीरे से सांस लेकर कहता है, ओके, तो मुझे वीडियो कॉल करके उसके चेहरे को दिखाओ, मुझे उसे देखना है। बॉडीगार्ड की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो डर से ही मर जाएगा। फिर भी वो बहुत मुश्किल से कहता है, बॉस, मैम ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया है। द्रांश कुछ पल सोचता है, क्योंकि उसे इस वक्त सुहानी को देखने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। हर पल सुहानी को वो देखता रहता था। उसके हमेशा करीब रहती थी, तो अब उसे ना देखने से उसे पता नहीं क्यों, लेकिन बेचैनी हो रही थी। द्रांश कुछ पल शांत रहने के बाद कहता है,
कल सुबह। उसके उठते ही मुझे उसका चेहरा देखना है। बोलते ही द्रांश कॉल कट करके सोफे की ओर बढ़ जाता है। वो सोफे पर बैठकर अपने दोनों पैर टेबल के ऊपर रखता है। द्रांश अब कुछ सोचने लगता है। उसे सुहानी को देखने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। द्रांश कुछ पल सोचते हुए सुहानी को कॉल करता है, पर सुहानी ने तो भागते हुए अपना फ़ोन भी फेंक दिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके, उसे ट्रेस ना कर सके। सुहानी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। द्रांश का बेचैन दिल और ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। हाल सिर्फ द्रांश का ही ऐसा नहीं था, सुहानी को भी उधर नींद नहीं आ रही थी। उसे भी बस द्रांश का ही ख्याल आ रहा था। वो कोशिश तो कर रही थी कि उसे द्रांश की याद ना आए, पर क्या दिल कभी मानता है भला। दोनों की ही नींद टूट चुकी थी। दोनों बस एक दूसरे को याद कर रहे थे, लेकिन ना द्रांश के पास सुहानी से बात करने का कोई जरिया था और ना ही सुहानी के पास द्रांश से बात करने का जरिया था। वो इस तरह से नाराज़ थी कि उसे तो अब द्रांश से बात भी नहीं करनी थी। भले उसे जितना भी बात करने का मन करे, पर उसने ठान लिया था कि वो द्रांश से बात नहीं करेगी, चाहे वो बात करने के लिए जितना भी तड़पे। अगली सुबह आव्या किचन में नाश्ता बनाने के बाद सब नाश्ते को टेबल पर सेट करती है। उसके बाल गीले थे और उसने इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी। रुद्र सीढ़ियों से नीचे उतरता है। आव्या, नैना और अंतरा को नाश्ता सर्व कर रही थी। रुद्र आकर उन्हें ज्वाइन करता है। आव्या रुद्र को देखकर कहती है, तुम्हारा वो खड़ूस ब्रदर कहाँ है? उसे नहीं बुलाया तुमने? नैना और अंतरा दोनों आव्या को देखते हैं। नैना कन्फ्यूज होकर पूछती है, कौन? नैना और अंतरा दोनों को ही द्रांश के बारे में पता नहीं था। आव्या कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे याद किया बेबी गर्ल। आव्या झट से मुड़कर द्रांश को देखती है। नैना और अंतरा कन्फ्यूज होकर द्रांश को देखते हैं। वो दोनों कभी रुद्र को देखते हैं और कभी द्रांश को। द्रांश चेयर पर जाकर सबके सामने बैठ जाता है। उसकी नज़र सबसे पहले नैना पर जाती है। नैना एकटक द्रांश को ही देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे द्रांश उसका जुड़वा बच्चा हो, पर यह तो सच नहीं था। बस द्रांश और रुद्र के बाप एक थे, माँ अलग अलग। द्रांश चेयर पर सीधा नहीं बैठा था। उसके बैठने का स्टाइल अलग था। वो नैना को ही देख रहा था। नैना को देखते हुए वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस औरत में ऐसा क्या है जिससे उसके डैड इसे कई सालों तक अपने साथ कैद करके रखे हुए थे। नैना एकदम से द्रांश से नजरें हटाती है। द्रांश भी नैना से नजरें हटाता है। नैना रुद्र को देखती है। रुद्र तो आराम से नाश्ता कर रहा था। उसे किसी का कुछ ख्याल नहीं था। आव्या नैना के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहती है, मॉम, ये उस हैवान का पहला बेटा है। बैंक की तरह हर जगह अकाउंट खोल कर रखा हुआ था उसने। नैना जैसे ही ये सुनती है, एकदम से ही उसे रुद्रांश की याद आ जाती है। रुद्रांश को याद करते हुए उसका शरीर कांप जाता है। वो उन रातों और दर्दों के बारे में सोच ही रही थी, तभी अचानक से रुद्र कहता है, मॉम, बेबी प्रिंसेस का टाइम हो गया, जल्दी नाश्ता कीजिए, आज स्कूल में मीटिंग भी है। नैना होश में आती है। रुद्र को नैना का चेहरा देखकर ही समझ आ चुका था कि वो क्या सोच रही थी, इसीलिए वो नैना के ध्यान को भटकाते हुए सब कुछ बोलता है। नैना फिर से द्रांश को देखती है, फिर नाश्ता करने लगती है। अंतरा अब भी द्रांश को देख रही थी। उसे ही टुकुर टुकुर घूर रही थी। द्रांश भी एकदम से ही अंतरा को देखता है तो अंतरा उसे देखते हुए कहती है, आई हैव 2 हैंडसम ब्रदर्स। बोलते हुए अंतरा द्रांश को ही देख रही थी। द्रांश के अंदर एक अलग ही फीलिंग जगी जब अंतरा ने उसे ब्रदर कहा। इस वर्ड को उसने आज से पहले खुद के लिए कभी नहीं सुना था। द्रांश अंतरा को देखता है पर कह नहीं पाता। नैना और अंतरा कुछ ही पलों में उसके स्कूल के लिए निकल जाते हैं। आव्या अब द्रांश के लिए नाश्ता सर्व करती है। द्रांश उसे रोकते हुए कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आव्या कहती है, ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम जैसे जानवर ये सब थोड़ी खाते हैं। बाय द वे, मुझे सुहानी से मिलना है, उसकी तो बेबी भी हुई है ना। आव्या चेयर पर बैठते हुए एक्साइटेड हो जाती है। द्रांश को अब याद आता है, सुहानी भी कभी कभी बोला करती थी कि उसे रुद्र और उसकी फैमिली से मिलना है, उनके साथ रहना है। वो कोई जवाब नहीं देता। आव्या अब खाते हुए उसे घूरती है। द्रांश के जवाब ना देने से आव्या बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। द्रांश खुद सुबह से सुहानी का चेहरा ना देखने की वजह से परेशान था। उसने बॉडीगार्ड को कॉल किया तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाते जा रहा था। द्रांश को कुछ शक तो हो रहा था। द्रांश टेबल पर टैप करते हुए कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। रुद्र जो खा रहा था उसका हाथ एकदम से रुक गया। वो द्रांश को देखता है। द्रांश कहता है, मेरा जो काम था वो हो गया, अब जो करना है तुम्हें करना है। कहते हुए वो रुद्र को देखता है। वहीं आव्या उसके बोलने से कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा क्या काम करने के लिए आया था जो इतनी जल्दी हो गया? आव्या ये सोचने लगी। द्रांश अपनी जगह से उठता है। वो जाने ही वाला होता है कि एकदम से रुद्र द्रांश का हाथ पकड़ लेता है। द्रांश रुद्र को देखता है। रुद्र अब भी द्रांश को नहीं देख रहा था। वो कुछ पल ऐसे ही चुपचाप द्रांश का हाथ पकड़े सोच रहा था। द्रांश की नज़र रुद्र पर ही थी। रुद्र बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम। बोलते हुए वो रुक जाता है। रुद्र फिर से कुछ सोचते हुए द्रांश का हाथ छोड़ देता है और कहता है, मेरा मतलब तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। द्रांश एक पल रुद्र को देखता है, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वहीं रुद्र सिर उठाकर उसे एक बार देखता है, फिर नाश्ता करने लगता है। रुद्र को एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है। रुद्र अपने बगल में देखता है। आव्या उसे ही घूरते हुए देख रही थी। आव्या रुद्र को घूरते हुए कहती है,
तुम में कुछ ज़्यादा ही ईगो नहीं है? मतलब तुम चाहते हो कि वो यहाँ रहे लेकिन मुंह से बोलोगे नहीं। रुद्र, तुम्हारे एक्शन से ही साफ पता चल रहा था कि तुम उसे जाने के लिए मना करने वाले थे। रुद्र तुरंत आव्या से नज़रें फेर कर कहता है, मैं उसे मना क्यों करूँगा? वो कुछ काम से आया था, हो गया तो चला गया। कुछ ज़्यादा सोचना बंद करो। तुम डॉक्टर हो, डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत करो। आव्या अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, तुम गधे हो, गधे ही रहोगे। इमोशंस दिखाने के लिए होती हैं, छुपाने के लिए नहीं। मैं भी गधे के सामने बीन बजा रही हूँ। छोड़ो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहते हुए आव्या उठ जाती है। रुद्र उसे नीचे से ऊपर देखता है और पूछता है, तुम ऐसे हॉस्पिटल जाने वाली हो? आव्या खुद को देखती है, फिर कंफ्यूज होकर कहती है, हाँ तो इस साड़ी में बुराई क्या है? रुद्र अपने खाने को छोड़कर उसके डायरेक्शन में चेयर रखता है और उसे अपने करीब खड़ा करते हुए पहले उसकी कमर को पॉइंट करता है। ये तुम्हारी गोरी कमर दिख रही है, ये तुम्हारी पीठ दिख रही है, कंधा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सिवाय कोई ये सब देखे। आव्या रुद्र के सारे पॉइंट की हुई जगह को देखती है, फिर लाचारी से कहती है, टाइम नहीं है ना, और इतना गौर से मुझे कोई नहीं देखेगा। रुद्र आव्या के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, या तो चेंज करके हॉस्पिटल जाओ या फिर हॉस्पिटल जाना कैंसिल करके घर पर रहो। आव्या कहती है, तुम जब ओवर पसेसिव हो जाते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कल ही तुमने कहा था कि तुम मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करोगे। तुम अपनी बात पर नहीं टिके, तो मैं क्यों अपनी बात पर डटी रहूं? मैं आज ही अपना चेकअप करवाऊंगी। रुद्र एकदम से सीरियस हो जाता है। वो आव्या के हाथ को छोड़कर कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बोलते ही रुद्र अपनी जगह से उठता है और कमरे में चला जाता है। आव्या उसे ऐसे जाते देखकर खुद भी उसके पीछे जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्र उससे नाराज़ हो जाए, पर उसे लग रहा था कि रुद्र नाराज़ हो गया। आव्या कमरे में पहुंचती है तो रुद्र आव्या की डॉक्टर वाली कोट लेकर उसे पहनाता है। पहनाने के बाद वो आव्या के कंधे पर हाथ रखकर उसके चेहरे को देखता है। आव्या भी उसे ही देख रही थी। रुद्र आव्या की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी सहूँगा। तुम्हारे ऊपर मैं किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। आव्या बस एकटक उसे देख रही थी। रुद्र झुककर आव्या के माथे पर किस करता है। रुद्र के होंठों को महसूस करके आव्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। रुद्र पीछे होकर आव्या के चेहरे को देखता है जो चमक रहा था। रुद्र के नाम का सिंदूर उसे और ज़्यादा चमका रहा था। डॉक्टर की कोट पहनने से आव्या का पूरा शरीर ढक चुका था। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है। सिंघानिया विला। एक कार तेज रफ्तार में सिंघानिया विला के बाहर रुकती है। सारे खड़े बॉडीगार्ड्स उस कार को देखने लगते हैं। हालांकि उन्होंने पहचान लिया था कि ये किसकी कार है। कार से सिद्धार्थ बाहर आता है। वो जब स्वर्णा से बात कर रहा था तो जैसे ही रोहान ने उसका फ़ोन छीना, बस उसी वक्त सिद्धार्थ वहाँ से निकल गया। उसे बस स्वर्णा की फिक्र हो रही थी। उसे लगा कि शायद रोहान स्वर्णा को मारने वाला है। पूरे रास्ते सिद्धार्थ ये सोच सोच कर परेशान था कि स्वर्णा ठीक है या नहीं। वो सीधे सिंघानिया विला के अंदर हॉल में जाता है और स्वर्णा को बुलाता है। प्रज्ञा और कुछ परिवार वहीं पर मौजूद थे। स्वर्णा कमरे के अंदर थी, लेकिन सिद्धार्थ की आवाज़ सुनते ही वो कमरे से बाहर आ जाती है। पूरी फैमिली सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। प्रज्ञा उसको यूं चिल्लाता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ सेठ? सिद्धार्थ की नज़र तो बस स्वर्णा के कमरे की ओर थी। स्वर्णा बाहर आकर सिद्धार्थ के पास जाती है। सिद्धार्थ स्वर्णा का हाथ पकड़कर एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे स्वर्णा सिद्धार्थ के सीने से लग जाती है। सिद्धार्थ की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। स्वर्णा को गले लगाकर वो अपनी आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करने लगता है। स्वर्णा के हाथ सिद्धार्थ के दिल पर थे और वो सिद्धार्थ के धड़कते दिल को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। स्वर्णा सिद्धार्थ के धड़कते दिल को सुनते हुए बिल्कुल चुप थी। वो बिल्कुल चुपचाप उसकी धड़कन को सुन रही थी। सिद्धार्थ को देखकर किसी को समझते देर नहीं होती कि वो स्वर्णा के लिए क्या फील करता है। स्वरा रोहान को देखती है। रोहान की नज़र भी स्वर्णा और सिद्धार्थ पर थी। स्वरा कहती है, अब बताओ, क्या अब भी तुम चाहते हो कि सिद्धार्थ अरुणा से दूर रहे? रोहान कोई जवाब नहीं देता। सिद्धार्थ स्वर्णा को अलग करके उसके छोटे से चेहरे को पकड़ लेता है। सिद्धार्थ उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ किया तो नहीं? स्वर्णा पहले तो बिल्कुल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं अब से आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। आपसे बात करने की वजह से डैडू ने मुझे डांटा। बोलते हुए वो रोने लगती है। सिद्धार्थ तुरंत उसे फिर से गले लगा लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ी। आई एम रियली सॉरी। रोहन कुछ पल स्वर्णा और सिद्धार्थ को देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। उसने जितना उसे हर्ट किया था वो बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था। स्वरा रोहन को जाते हुए देखती रह जाती है। पूरी फैमिली सिद्धार्थ को साथ देखकर अब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी सिद्धार्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वैसे भी सिद्धार्थ की फैमिली से वो सब मिल चुके थे। वहीं
रोनी कमरे में था तभी दरवाजे पर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ से रोनी दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे रोज़ का एक बड़ा सा गुलदस्ता दिखता है जिसे किसी ने पकड़ा हुआ था। रोनी को समझ पाता उससे पहले ही अप्रीता अपना सिर बाहर निकालकर उसे मुस्कुराते हुए देखती है। अप्रीता कहती है, हैप्पी रोज़ डे। कल तुम मुझे मिले नहीं इसीलिए मैं तुम्हें आज विश कर रही हूँ, पकड़ो। रोनी रोज़ को देखता है, फिर उसे इग्नोर करके उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। अप्रीता दरवाजे को देखकर मायूस हो जाती है, फिर एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, अगर मजनू को बनाना है तो लैला को तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बोलते हुए वो खिड़की के पास जाती है और वहाँ से रोनी को देखते हुए कहती है, रॉन मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज प्रपोज डे भी है, सो आई लव यू रॉन। रोनी खिड़की के पास आकर तुरंत खिड़की बंद कर देता है। अप्रीता मुँह बनाते हुए कहती है, गजब बेइज्जती है, कितनी मासूम सी लड़की एकदम फ्रेश गुलाब लेकर आई है और इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। माना मुझसे गलती हुई, सिर्फ गलती नहीं बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे मनाने का भी मौका ना दो। अप्रीता खुद में ही बड़बड़ाती है और फिर एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, कब तक ऐसे कमरे में बंद रहोगे? जब तक तुम मेरे लाए हुए गुलाब नहीं लोगे मैं तुम्हारे दरवाजे के पास ही बैठी रहूंगी। बोलते हुए अप्रीता रोनी के दरवाजे के पास नीचे बैठ जाती है। उधर वहां पर आते जाते बॉडीगार्ड्स देख रहे थे। उनमें से किसी को पता नहीं था कि रोनी और अप्रीता के बीच क्या रिश्ता है। अप्रीता वहां बैठे बैठे बोर सी होने लगती है। वो बॉडीगार्ड को देखती है जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अप्रीता उन सबको देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, देखो ज़रा तुम सब अपने बॉस को, एक लड़की को ऐसे नीचे बिठा कर रखा हुआ है। तुम सब बताओ तो क्या कोई लड़की होगी जो अपने बॉयफ्रेंड को मेरी तरह मनाने की कोशिश करेगी? बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही सब आंखें फाड़कर अप्रीता को देखते हैं। अप्रीता उन सबका कोई जवाब ना पाकर जोर से बोलती है, बोलो। सारे बॉडीगार्ड जल्दी से नाम में सिर हिलाते हैं। अप्रीता अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरी ही लाइफ में इतने गुस्से वाले इंसान को आना था। इतना कहते हुए वो सभी बॉडीगार्ड्स को देखती है। अब वो उनसे पूछती है, तुम सबकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? सभी नाम में सिर हिलाते हैं, जिसे देखकर अप्रीता कहती है, मेरा तो बॉयफ्रेंड है, फिर भी मैं वैलेंटाइन डे में अकेली हूँ। सोचा था कि वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट। इतना कहती है कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अप्रीता सिर उठाकर रोनी को देखती है। रोनी वहाँ खड़े अप्रीता की बकवास सुनने वाले सभी बॉडीगार्ड्स को घूर कर देखता है। वो एकदम सख्त आवाज़ में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? जाओ जाकर अपना काम करो सब। सारे बॉडीगार्ड्स जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रोनी अप्रीता को देखकर कहता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अप्रीता जल्दी से गुलाब के फूल को बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये गुलाब ले लो, मैं चली जाऊंगी। रोनी एक नज़र गुलाब के गुलदस्ते को देखता है, फिर झट से अप्रीता के हाथ से लेकर डस्टबिन में फेंक देता है। अप्रीता एकदम से शांत हो जाती है। अपने इतने प्यार से लाए फूल को डस्टबिन में देखकर अप्रीता की आंखें नम हो जाती हैं। वो नम आंखों से रोनी को देखती है। रोनी उसे तुरंत इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। रोनी को जाते हुए देखकर अप्रीता कहती है, रोन चाहे जो भी हो, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था। रोनी बस चलते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अप्रीता की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। अप्रीता एकदम से चिल्लाकर कहती है, अब क्या मैं अपनी जान दे दूंगी तभी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा? रोनी के कदम एकाएक रुक जाते हैं। अप्रीता उसे रुका हुआ देखकर कहती है, गलती जितनी मेरी है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गलती नहीं है? तुमने भी गलती की है रोन। तुमने कभी ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि मैंने ऐसा मैसेज क्यों किया, और क्या पता मैंने किया भी था या नहीं। रोनी अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसे अप्रीता का उस होटल में उसे किस करना याद आता है। अगर उस होटल में रोनी की जगह कोई और होता तो अप्रीता उसे भी किस करती। ये सब याद करते ही रोनी अपने कदम बढ़ाकर आगे बढ़ जाता है। अप्रीता उसे तब तक देखती रहती है जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाता। उसके जाने के बाद अप्रीता डस्टबिन में फेंका हुआ गुलाब देखती है। उसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर अब तक द्रांश वहाँ पहुँच चुका था जहाँ उसने सुहानी को छोड़ा था, लेकिन उसे आते साथ पता चलता है कि सुहानी तो उसी दिन बॉडीगार्ड को चकमा देकर भाग गई। द्रांश इस वक्त चेयर पर बैठा हुआ था और उसके नीचे वो बॉडीगार्ड लेटा हुआ था जिसने उसे कल फोन पर झूठ बोला था। द्रांश ने अपने पैर को उसके ऊपर रखा हुआ था और उसकी भयंकर नजरें उस बॉडीगार्ड पर थी। उस बॉडीगार्ड के मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। द्रांश के सामने एक दूसरा बॉडीगार्ड आता है। उसके हाथ में इस वक्त फेविक्विक थी। द्रांश नीचे गिरे बॉडीगार्ड को घूरते हुए देख रहा था। वो उस बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड नीचे गिरे बॉडीगार्ड के मुंह पर फेविक्विक लगाता है, क्योंकि इसी मुंह से उसने उससे झूठ कहा था। बॉडीगार्ड को फेविक्विक लगाते ही द्रांश उसके ऊपर से पैर हटाकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत ही सीरियस भरी आवाज़ में कहता है, बस 2 मिनट में मुझे मेरी लिटिल लैम्प की लोकेशन चाहिए। उसके ये बोलते ही वो सब ऐसे काम में लग जाते हैं जैसे तूफान आ गया हो। वहीं डाइनिंग टेबल पर कबीर और सुहानी बैठे हुए थे। सुहानी सुहांश को गोदी में लिए हुए थी और नाश्ता कर रही थी। कबीर सुहानी के मंगलसूत्र को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो सब कुछ देखते हुए पूछता है, क्या आपका तलाक हो चुका है? सुहानी जो खाने में बिजी थी, कबीर के सवाल से उसके हाथ रुक जाते हैं। सुहानी उसे देखती है।
तलाक? तलाक जैसा शब्द तो सुहानी और द्रांश के बीच कभी आया ही नहीं था। वो नाम में सिर हिलाती है, जिसे देखकर कबीर कहता है, तो फिर झगड़ा हुआ है। झगड़ा हुआ है तो आप दोनों को सॉल्व करना चाहिए। आपका इतना छोटा बेबी है, आप उसे लेकर कहाँ घूमते रहेंगे? सुहानी कोई जवाब नहीं देती। कबीर फिर से उससे पूछता है, वैसे आपके हस्बैंड करते क्या हैं? सुहानी बिना सोचे समझे जवाब देती है, वो लोगों को जान से मारते हैं। कबीर जैसे ही ये सुनता है, वो जो जूस पी रहा था वो सारा उसके मुंह से बाहर आ जाता है। कबीर हैरान होकर जोर से बोलता है, व्हाट? सुहानी अब फिर से कुछ नहीं कहती। कबीर अब थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो सोचते हुए कहता है, क्या आपके हस्बैंड को पता है कि आप घर पर नहीं हैं? सुहानी नाम में सिर हिलाकर कहती है, मैं भाग कर आई हूँ। अगर उन्हें पता चलता तो मैं कभी निकल ही नहीं पाती। उनके इतना बोलते ही एक आवाज़ गूंजती है, और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा लिटिल लैम? आवाज़ सुनते ही कबीर और सुहानी एक साथ दरवाजे की ओर देखते हैं। द्रांश अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर खड़ा था और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। द्रांश सुहानी से होकर कबीर को देखता है तो उसका चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। सुहानी द्रांश को एकटक देख रही थी। सुहानी के चेहरे पर थोड़ा डर था। द्रांश अब अपने कदम सुहानी की ओर बढ़ाता है। सुहानी की तो डर से पैर तक जम चुके थे। कबीर सुहानी से बहुत धीरे से पूछता है, क्या आप अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हैं? द्रांश के कान इतने तेज थे कि उसने ये बात तक सुन ली। वो सुहानी को ही देखते हुए कहता है, लिटिल लैम, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? बताओ। द्रांश सुहानी के पास आ जाता है और टेबल से सटकर खड़ा हो जाता है। वो एकदम से ही सुहानी की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे सुहानी द्रांश से पूरी तरह से सट जाती है। द्रांश सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है लिटिल लैम। सुहानी भी द्रांश की आंखों में ही देख रही थी। सुहानी प्लेट से नाश्ता लेकर अपने हाथों से द्रांश को खिलाती है। द्रांश खा भी लेता है। वो खाते हुए सुहानी के बालों को पीछे करता है। 4-5 बाइट खाने के बाद वो एकदम से अपनी गन निकालकर कबीर पर पॉइंट करता है। कबीर डर जाता है। सुहानी चौंक जाती है। द्रांश अब भी सुहानी को ही देख रहा था। सुहांश कभी द्रांश को देखता तो कभी सुहानी को। सुहानी द्रांश को देखकर कहती है, दंश, ये आप क्या? सुहानी इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। एकदम से ही पूरे हॉल में गन शूट की आवाज़ आती है। गन शूट की आवाज़ सुनते ही सुहानी झट से कबीर को देखती है। कबीर बिल्कुल ठीक था। वो अपने पीछे मुड़कर देख रहा था जहाँ द्रांश ने कबीर के फोटो पर शूट किया था। द्रांश कबीर को देखते हुए कहता है, चेक कर रहा था कि गन में बुलेट है या नहीं। इतने लोगों को मारता हूँ तो समझ ही नहीं आता बुलेट कब खत्म हो जाती है। बोलते हुए वो फिर से कबीर के सिर पर पॉइंट करता है। सुहानी द्रांश को देखते हुए कहती है, अगर आपको लोगों को मारने का इतना ही शौक है ना, तो हम दोनों को मार दीजिए। कम से कम हम किसी की बद्दुआ में आपके साथ शामिल तो नहीं होंगे। द्रांश सुहानी को देखता है। सुहानी द्रांश के हाथ को अपनी कमर से हटाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। द्रांश कबीर को देखता है। कबीर भी द्रांश को ही देख रहा था। द्रांश अपनी गन को बैग में रखते हुए खुद भी सुहानी के पीछे चला जाता है। बाहर सुहानी नाराज़गी से चलती जा रही थी। द्रांश उसके पीछे ही था। द्रांश जल्दी से आगे आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। सुहानी उसे देखती है, फिर तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है। द्रांश फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुहानी गुस्से से द्रांश को घूरते हुए कहती है, छोड़िए हमारा रास्ता। द्रांश बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, कहाँ जाओगी पहले ये बताओ। सुहानी गुस्से से कहती है, कहीं भी जाऊँ मैं, आपको उससे क्या? आप जाइए और लोगों को मारने का काम करते रहिए। बोलते ही सुहानी फिर से अपना रास्ता बदल लेती है। द्रांश फिर से उसके सामने आ जाता है। द्रांश अब बहुत सीरियस होकर कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम जाओगी कहाँ? रास्ते पर दर दर भटकोगी या किसी अनजान लोगों के घर में बसोगी? तुम क्या सोचती हो अकेले रहना बहुत आसान है तुम्हारे लिए? लड़की हो, कोई कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा फ़ायदा उठाकर तुम्हें मार देंगे। सुहानी तुरंत कहती है, हाँ तो मार दें, मुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। जब मेरी माँ मरी तभी मुझे मर जाना चाहिए था। इतना कुछ तो नहीं सहती मैं, और ना मुझे ये सब देखना पड़ता। सुहानी की बात सुनकर द्रांश का फेस एकदम से डार्क हो गया। द्रांश बहुत धीरे से कहता है, तुम्हें जाना ही है ना? इतना बोलकर वो एक पल सुहानी को देखता है, फिर सुहांश को लेकर कहता है, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। सुहानी झट से कहती है, मेरा बच्चा। द्रांश सुहांश को सुहानी से दूर करके कहता है, ये तुम्हारे अकेले का बच्चा नहीं है। सुहानी गुस्से से चिल्लाती है, मैंने पैदा किया है उसे, वो मेरा बच्चा है, आपका नहीं। समझ आया आपको? द्रांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, अकेले पैदा किया है क्या? मैं कुछ करता नहीं तो ये पैदा ही नहीं होता। फिर एक बच्चा पैदा करो, फिर चली जाना। एक मेरे पास रहेगा और एक तुम्हारे पास। सुहानी हैरानी से उसे देखती है। सुहांश तो बस कभी सुहानी को देख रहा था तो कभी द्रांश को। सुहानी द्रांश को देखकर गुस्से से कहती है, अगर बच्चे ही चाहिए ना तो आप दूसरी लड़कियों से करवाइए, क्योंकि मैं तो अकेली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ आप सोए हैं। द्रांश का हाथ एकदम से सुहानी को थप्पड़ मारने के लिए उठता है, पर हवा में ही रुक भी जाता है। वहीं सुहानी डर से अपना चेहरा छुपा लेती है। द्रांश आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और अपने हाथ नीचे करके तुरंत सुहानी की बाजू पकड़कर उसे गले लगा लेता है। सुहानी डर से कांप रही थी। वो झगड़ा भी कर रही थी तो डर डर कर ही कर रही थी। द्रांश सुहानी की पीठ को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स,
मारूंगा नहीं तुम्हें। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं सोया, अनगिनत लड़कियों के साथ सोया हूँ, लेकिन उनमें से किसी को हक नहीं था कि कोई मेरे बच्चे को अपनी कोख में रखे। सुहानी द्रांश को कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, आपने एक मासूम बच्चे को क्यों मारा? आप इतने बुरे कब बन गए? कभी सोचा है अगर कोई हमारे बच्चे को मारता तो कैसा लगता? द्रांश चुप था। सुहानी कहती है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। बोलते हुए वो एकदम से बेहोश हो जाती है। द्रांश अबीर को इशारा करता है। अबीर जल्दी से आकर सुहांश को अपनी गोद में ले लेता है। द्रांश सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ आव्या हॉस्पिटल से निकल रही थी, तभी एक नर्स आकर उसे एक फाइल देते हुए कहती है, डॉक्टर ये आपकी रिपोर्ट। आव्या कंफ्यूज होकर फाइल को देखकर कहती है, कौन सी रिपोर्ट? नर्स कहती है, डॉक्टर हिना ने दिया है। उन्होंने कहा था कि आपकी रिपोर्ट है और मैं इसे आपके घर भेज दूं। मैं आपके घर ही भिजवाने वाली थी, लेकिन आप मुझे मिल गई। आव्या फाइल लेती है। नर्स अब वहाँ से चली जाती है। आव्या अब भी कंफ्यूज थी। वो खुद से ही कहती है, मैंने तो कभी कोई चेकअप नहीं करवाया, फिर ये रिपोर्ट। बोलते हुए आव्या अब फाइल खोलती है। वो कुछ देख पाती है उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या फ़ोन देखती है, फिर रिपोर्ट को रखकर कॉल रिसीव करके कहती है, हाँ बोलो, मैं निकल रही हूँ। उधर से रुद्र की आवाज़ आती है, कम फास्ट। आव्या बाहर जाती है। वो एक कार की ओर बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलती है। अंदर रुद्र बैठा था। आव्या अंदर बैठकर रुद्र के गले लगकर कहती है, उफ, बहुत थक गई मैं, सच में। आव्या रुद्र से अलग होती है। रुद्र आव्या के बालों को साइड करते हुए कहता है, लेट्स गो टू डेट बेबी गर्ल। आव्या डेट सुनकर चहकते हुए कहती है, वाओ, वैसे मैं भूल गई थी, वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। कल तुमने मुझे रोज़ नहीं दिया, तो आज कोई सरप्राइज़ देने वाले हो क्या? रुद्र कुछ नहीं कहता। रुद्र की नज़र अचानक ही आव्या के हाथ पर जाती है। वो आव्या के हाथ को देखकर पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आव्या रिपोर्ट को देखकर कहती है, वो डॉक्टर हीना ने मेरी रिपोर्ट दी है। पता नहीं ये किस चीज़ की रिपोर्ट है, क्योंकि मैंने तो कभी चेकअप नहीं करवाया। एक बार खोलकर देखती हूँ। बोलते हुए आव्या उसे खोलने को होती है, पर तभी रुद्र उसे छीनकर रिपोर्ट को पीछे फेंक देता है। आव्या पीछे देखकर कहती है, ये तुमने क्या किया? रुद्र आव्या के गाल को छूते हुए कहता है, बेबी गर्ल, हम डेट पर जा रहे हैं तो तुम्हारी सारी अटेंशन मुझ पर होनी चाहिए, न कि किसी रिपोर्ट पर। आव्या चुप हो जाती है। रुद्र कार स्टार्ट करते हैं और दोनों दिन भर की बातें करते हुए जाने लगते हैं। कुछ देर बाद रुद्र की कार एक जगह पर रुकती है। दोनों कार से बाहर आते हैं। रुद्र आव्या को देखकर कहता है, तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ। आव्या कहती है, क्यों, तुम क्या करोगे रुककर? रुद्र कहता है, मुझे थोड़ा काम है, 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम जाओ ना। आव्या ना में सिर हिलाकर कहती है, मैं नहीं जाने वाली, 2 मिनट ही लगेंगे ना, मैं भी तुम्हें कंपनी दूंगी। रुद्र ओके बोलकर जाने लगता है। आव्या भी उसके पीछे जाती है। रुद्र एक साइड जाकर अपनी पैंट की जिप खोलता है। आव्या जैसे ही ये देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत रुद्र को पीट करके खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या को देखकर कहता है, बेबी गर्ल, कम हियर, आओ, कंपनी दो मुझे। आव्या पूरी तरह से एम्बेरस्ड हो जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर कहती है, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आव्या आगे बढ़ते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, कितना बदतमीज़ इंसान है, मुझे बोल नहीं सकता था कि टॉयलेट जाना है। हाउ एम्बेरसिंग। आव्या आगे भागते हुए जा रही थी। रुद्र अब कार के पास जाता है और कार से रिपोर्ट लेकर उसे खोलकर देखता है। रिपोर्ट को देखते ही रुद्र बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे जला देता है। रुद्र उसे पूरी तरह से जला रहा था। वहीं कोई था जो रुद्र को ऐसा करते हुए देख रहा था। रुद्र रिपोर्ट जलाने के बाद वहाँ से चला जाता है। रुद्र अंदर जाता है तो उसे आव्या वहाँ नहीं दिखती। रुद्र चारों ओर नजरें घुमाता है। वो जैसे ही पीछे पलटता है, आव्या उसके सामने आ जाती है। रुद्र आव्या को देखता है। आव्या अभी बाहर से अंदर आई थी। रुद्र को थोड़ा शक होता है तो वो पूछता है, तुम अब अंदर आ रही हो? आव्या कहती है, हाँ, वॉशरूम गई थी। रुद्र कुछ पल आव्या को देखता है, फिर कहता है, ठीक है चलो। बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। रुद्र आव्या को लेकर स्विमिंग पूल एरिया में जाता है। उसने एक होटल बुक किया था। आव्या जैसे ही सामने का नज़ारा देखती है, उसका पूरा चेहरा खिल उठता है। रोज़ और लाइट से डेकोरेट हुआ वो एरिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और वहाँ दोनों के अलावा कोई था भी नहीं। आव्या चारों तरफ देखते हुए कहती है, वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। रुद्र आव्या को अब एक और ले जाता है जहाँ ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत था। रुद्र और आव्या दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट आकर खाना लाता है। खाने को देखकर आव्या के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहती है, और वेट नहीं होगा, मैं तो खा रही हूँ। बोलते ही वो तुरंत ही खाने लग गई। रुद्र आव्या के चमकते चेहरे को एकटक देख रहा था। आव्या खाने को टेस्ट करते हुए कहती है, यम्मी। रुद्र तुम ना मुझे ऐसे रोज़ खिलाया करो। तुम्हें पता है हॉस्टल में बहुत गंदा खाना मिलता था और मुझे खाना भी पड़ता था। बोलते हुए वो बस खाए जा रही थी। रुद्र आव्या को एकटक देखते हुए कहता है, मुझे बोल देती, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलवाता। आव्या रुद्र को देखती है, फिर हंसते हुए कहती है, तब हम दोनों मिले कहाँ थे? अगर मिले होते तो अच्छा ही होता, लेकिन तुम पहले बहुत अकड़ू थे, पर अब बहुत स्वीट हो। बोलते हुए आव्या मुस्कुराती है। रुद्र आव्या को उसी तरह से एकटक देखते हुए कहता है,
आई लव यू। आव्या खाते खाते एकदम से रुक जाती है। उसकी धड़कन बहुत ही तेज़ी से धड़क उठती है। आव्या सिर उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या को बहुत कम आई लव यू बोलता है, इसीलिए आव्या जब भी उसके मुंह से ये सुनती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो रुद्र के मुंह से ये पहली बार सुन रही हो। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी। मुंबई मरीन ड्राइव पर जैसे आज कपल का ही कब्जा हो गया था। वहाँ बहुत से कपल एक साथ थे। उनमें से ध्रुवंश और धारा भी थे जो वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। धारा ने ध्रुवंश के कंधे पर सिर रखा हुआ था, वहीं ध्रुवंश ने धारा का हाथ पकड़ा हुआ था। धारा सामने देखते हुए कुछ सोच रही थी। ध्रुवंश समंदर की लहरों को देखकर कहता है, स्वीट हार्ट, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? जब से भाभी की बेटी हुई है तुम बिल्कुल उदास सी रहने लगी हो। धारा सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है। वो ध्रुवंश को एकटक देखते हुए मन में कहती है, मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हर बार सिचुएशन मुझे मजबूर कर देती है। धारा मन में सोचते हुए नाव में सिर हिलाकर ध्रुवंश से कहती है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ध्रुवंश इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सच में कुछ नहीं है। धारा ध्रुवंश के सीने में छुपकर कहती है, हाँ सच में कुछ नहीं है। ध्रुवंश धारा को अपने जैकेट के अंदर छुपाता है क्योंकि अब ठंड थोड़ी बढ़ने लगी थी। धारा और ध्रुवंश पर कोई और भी था जो नज़र रखे हुए था। वो धारा और ध्रुवंश को बहुत ही अच्छे से स्टॉक कर रहा था। सिंघानिया विला। काव्या बैल्कनी में खड़ी थी और सामने की बालकनी में देख रही थी जहां अव्यान और प्रन्या दिख रहे थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि दोनों आज के वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। काव्या दोनों को देखकर अपने पिछले दिनों को याद करके मुस्कुराने लगती है, पर आज के दिन को याद करके उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। काव्या धीरे से कहती है, वक्त बीतने के साथ इतना कुछ बदल जाता है। इन दिनों की अब वैल्यू ही नहीं रहती अपनी लाइफ में। इतना बोलते हुए वो चुप हो जाती है। काव्या बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है और उसके सामने गुलाब का पूरा गुलदस्ता उसके सामने कर देता है। गुलाब के फूल को देखकर काव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो गुलदस्ते को लेकर आदित्य की ओर पलट जाती है। आदित्य काव्या की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लेता है। काव्या उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड आप कब आए? आदित्य काव्या की नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहता है, जैसे ही मुझे याद आया कि मेरी छोटी सी वाइफी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है तो मैं तुरंत फ्लाइट से आ गया। वैसे मैं डेज के नाम भूल गया, ज़रा मुझे याद दिला दो। काव्या एक्साइटेड होकर कहती है, पहले रोज़ डे आता है, फिर प्रपोज डे, फिर चॉकलेट डे, फिर टेडी डे। काव्या की बातों को सुनते हुए आदित्य उसे गोद में उठा लेता है। काव्या बोलते जा रही थी, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, फिर वैलेंटाइन डे। आदित्य तब तक बेड के पास आ चुका था। वो काव्या को बेड पर जाकर लेटाता है। काव्या उससे कहती है, मिस्टर हस्बैंड चॉकलेट डे पर मुझे बड़ा वाला चॉकलेट चाहिए और टेडी डे पर भी बड़ा वाला टेडी चाहिए। प्रॉमिस डे पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हग डे पर मुझे आपसे प्यारा सा हगी चाहिए। और काव्या उससे आगे कुछ बोलती है। आदित्य काव्या के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा देता है। आदित्य काव्या के ऊपर झुके हुए था। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, इसके आगे जो होगा वो मैं करूँगा। आदित्य काव्या के माथे पर किस करता है और कहता है, आई लव यू वाइफी। काव्या आदित्य को देखती है, फिर एकदम से उसे अपने गले लगा लेती है। काव्या कहती है, आई लव यू सो मच मिस्टर हस्बैंड। रात के करीब 2 बजे अव्यान नींद में था, तभी उसे अपनी नन्ही सी बेटी के रोने की आवाज़ आती है। अव्यान की आंखें एकदम से ही खुल जाती हैं। वो अपनी बेटी को देखता है। उसे देखते ही अव्यान प्रन्या को देखता है, जिसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। उसकी नन्ही सी बेटी की ड्रेस गीली थी। प्रन्या उसे पैम्पर्स पहनाकर नहीं सुलाती थी क्योंकि उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि उसकी कमर पर घाव हो जाते थे। इसीलिए अनन्या और काव्या दोनों ने ही उसे पैम्पर्स घर में पहनाने के लिए मना कर दिया था। अव्यान उठकर बैठ जाता है और अपनी बेटी को उठाकर खड़ा करता है। रोते हुए उसकी आंखें बंद थी। वो आंखें बंद करके ही रो रही थी। अव्यान उसके नीचे जो प्रन्या ने प्लास्टिक और उसके ऊपर कपड़ा रखा था वो हटा देता है। प्रन्या अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े भी रखा करती थी। अव्यान उन कपड़ों को बिछाकर बच्ची को वहां लिटा देता है जिससे बच्ची ने टॉयलेट की थी। अव्यान उसे वॉशरूम में लेकर जाता है। अव्यान अब वापस आकर कबर्ड से कुछ कपड़े और प्लास्टिक की छोटी सी बिस्तर लाकर बेड पर आ जाता है। वो पहले अच्छे से बिस्तर बिछाता है, फिर बच्ची को सारी ड्रेस उतारकर दूसरी ड्रेस पहना देता है क्योंकि वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। गीले कपड़ों को वो वॉशरूम में रखकर आता है और उसे अच्छे से बिस्तर पर लिटा देता है। बच्ची की आंखें अब भी बंद थीं। कुछ देर बाद जब अव्यान इसे इधर से उधर कर रहा था तब वो चुप थी, लेकिन जैसे ही अव्यान सब कुछ करके लिटाता है बच्ची रोने लगती है। अव्यान उसे सुलाने के लिए उसके पेट में हल्की हल्की थपकी देने लगा, पर कहाँ वो बच्ची मानने वाली थी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उठने के बाद वो सो नहीं पाते, या फिर यूं कहें कि पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अव्यान के साथ भी। बच्ची बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और प्रन्या आराम से सोई हुई थी। प्रन्या ऐसे ही सोती थी। वो बहुत गहरी नींद में चली जाती थी। अगर भूकंप भी आए तो उसे होश नहीं आता।
बवंडर भी उसे उड़ा ले जाए तो भी कोई होश नहीं आएगा। वो पहले से तो ऐसी थी, लेकिन अब बेबी आने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा नींद आने लगी थी। अव्यान अपनी रोती हुई बेटी को देखकर कहता है, मम्मा ने ठीक ही कहा था, लड़की बच्ची को ज़्यादा ही परेशान करती है। कहते हुए अव्यान लाचारी से उठ जाता है। वो उठकर उसे आवाज़ देता है, क्या हुआ एंजल? अव्यान की आवाज़ सुनने पर भी वो रो रही थी। अव्यान को अब काव्या की बात याद आती है। जब बच्ची शूशू करती है तो फिर उसे भूख लग जाती है। परी तो बार बार मुझे ऐसे ही तंग करती थी। अव्यान प्रज्ञा को देखता है। वो धीरे से उसे हिलाते हुए बुलाता है। जब प्रज्ञा कुछ मूवमेंट नहीं करती तो अव्यान चिढ़ते हुए कहता है, ये तो एक महान है, कुंभकर्ण की देवी। अव्यान प्रज्ञा के ब्लाउज को खोल देता है और अपनी प्यारी सी एंजिल को दूध पिलाता है। कुछ देर बाद बच्ची दूध नहीं पीती। ये देखकर अव्यान प्रज्ञा के ब्लाउज को बंद कर देता है। अब फिर से अपनी एंजिल को लिटाकर खुद लेटने वाला होता है, तभी फिर से बच्ची रोने लगती है। अव्यान हार मानकर अपनी एंजिल को गोद में लेता है। उसे गोद में लेकर बैल्कनी की ओर चला जाता है। बैल्कनी में ठंडी हवाएं चल रही थी, इसीलिए अव्यान बेबी को अंदर लेकर आता है। वो जैसे ही कमरे में आता है, बच्ची रोने लगती है। शायद उसे ठंडी हवाएं ही चाहिए थी। अव्यान ने उसकी गर्म छोटा सा ब्लैंकेट लिया हुआ था, जिससे वो उसे ढककर वहीं टहलाने लगता है। अब बेबी चुपचाप थी। अव्यान इधर से उधर और उधर से इधर हो रहा था। पूरे 1 घंटे तक चलते रहने के बाद अव्यान को जब पूरी तरह से लगता है कि उसकी एंजल सो चुकी है, तो वो बेड पर आकर उसे लिटा देता है और खुद भी लेट जाता है। अव्यान की आंखें तक अब उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी पलकें चिपक रही थी। अव्यान जैसे ही लेटकर गहरी सांस छोड़ता है, बच्ची फिर से रोने लग जाती है। अव्यान अब आंखें खोलकर लाचार होकर अपनी एंजल को देखता है। वो बहुत ही जोरों से रोने लगती है। अव्यान अब बेचारा सा फिर से उठकर उसे गोद में लेकर बैल्कनी में चला। बैल्कनी में जाते ही उसकी एंजल शांत हो जाती है। अव्यान अब बैल्कनी पर लगे झूले पर बैठता है और अपनी एंजल को अच्छे से कडल करके अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अब उससे बिल्कुल भी नींद बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए दोनों बाप बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह प्रज्ञा अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर बेड पर नजर डालती है। अव्यान और उसकी छोटी सी बच्ची को गायब देखकर प्रज्ञा थोड़ी हैरान हो जाती है। वो जल्दी से बेड के उठकर पहले वॉशरूम चेक करती है। वहाँ किसी को ना पाकर वो बैल्कनी में जाती है। बैल्कनी में देखते ही प्रज्ञा के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। अव्यान ने अपनी एंजल को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ था और दोनों ही बहुत ही सुकून से सो रहे थे। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और अव्यान के कंधे पर हाथ रखकर वो उसे बुलाती है, साजन साजन। अव्यान अपनी आंखें धीरे से खोलता है। उसकी नज़र प्रज्ञा पर जाती है। प्रज्ञा उससे कहती है, आप जाकर बेड पर सो जाइए। प्रज्ञा को अंदाज़ा लग चुका था कि उसकी बेटी ने कल रात उसे बहुत परेशान किया है। अव्यान अपने पैरों को झूले से नीचे उतारता है। प्रज्ञा उससे कहती है, लाइए इसे मुझे दीजिए। अव्यान उठकर कहता है, चुपचाप सोई हुई है, तुम भी चुपचाप जाकर नहाओ, वरना फिर नहा भी नहीं सकोगी। कहते हुए अव्यान जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी एंजल को कडल करके सो जाता है, क्योंकि उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। प्रज्ञा दोनों को मुस्कुराते हुए देखती है। बच्ची ने अव्यान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरकर रखा हुआ था। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए ही वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे जाती है। सब एक साथ बैठे हुए थे। प्रज्ञा भी उनके साथ जाकर बैठ जाती है। काव्या प्रज्ञा को देखकर कहती है, अच्छा हुआ प्रज्ञा आप आ गई। हम ये बात कर रहे थे कि कल हम आपके बच्चे का नामकरण कर देते हैं। जब तक नाम ना दो तो अच्छा नहीं लगता। प्रज्ञा जल्दी से कहती है, ओके पोयम मम्मा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काव्या कहती है, ओके अनुराग, आप पंडित जी से बात कर लेना। और ध्रुवंश तुरंत काव्या के पास बैठकर कहता है, और मैं ट्यूलिप को बुला लेता हूँ। काव्या ये सुनकर हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, आपकी ट्यूलिप को बुलाइए आप। अनुराग, मैं आपसे ये कह रही थी कि पंडित जी से शादी का मुहूर्त भी निकलवा लीजिए। कहते हुए काव्या अनुराग को देख रही थी, जो हाँ में सिर हिला रहा था। ध्रुवंश कन्फ्यूज होकर पूछता है, शादी? किसकी शादी? काव्या ध्रुवंश के सिर पर टपली मारते हुए कहती है, आपकी और किसकी? जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा रहना ही क्या? आपके मॉम डैड को संतान का सुख नहीं देना क्या? ध्रुवंश धारा को देखता है, जो सिर झुकाए मुस्कुरा रही थी। धारा की मुस्कुराहट देखकर ध्रुवंश के होठों पर भी स्माइल आ जाती है। ध्रुवंश एकदम से ही काव्या के गाल पर किस करके कहता है, यू आर द बेस्ट मम्मा। काव्या अपने गाल को छूती है, फिर सामने आदित्य को देखती है, जो घूर कर ध्रुवंश को देख रहा था। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, उन्होंने गलती से कर दिया। आदित्य अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, शादी तो होगी, लेकिन 1 महीने तक दोनों एक कमरे में नहीं रहेंगे। बोलते ही आदित्य वहाँ से निकल जाता है। ध्रुवंश हैरान होकर आदित्य को देखता रह जाता है। आरुष एकदम से हंसते हुए कहता है, भाई का तो पोपट बन गया। श्रेष्ठा भी ध्रुवंश को देखकर कहती है, और किस करो, अपने बाप की आदत रखोगे तो यही होगा।
सब ध्रुवंश पर हंस रहे थे। वो सबको इग्नोर करके बाहर चला जाता है। अप्रीता भी मौका देखकर बाहर जाने वाली होती है, तभी उसे अर्जुन आवाज़ देता है। अप्रीता मुड़कर उसे देखते हुए कहती है, हाँ डैडा। अर्जुन बहुत ही सीरियस था। वो कहता है, मेरे साथ आओ। अप्रीता को अंदर से थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि वो अर्जुन से डरती नहीं थी, पर फिर भी उसे अंदर से डर लग रहा था। वो अर्जुन के पीछे जाती है। अर्जुन सीधे कमरे में जा चुका था। अप्रीता भी कमरे में जाती है। अर्जुन उसे बिना देखे कहता है, दरवाज़ा बंद करो। अप्रीता धीरे से दरवाज़ा बंद करती है और अर्जुन को देखती है, जो उसे पीट करके खड़ा था। अर्जुन बहुत ही सीरियस आवाज़ में पूछता है, कल तुम रोज़ लेकर रोनी के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? अप्रीता जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एकदम से ही उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। अप्रीता हकलाते हुए कहती है, डैडा, मैं वो मेरा मतलब रोनी से। अर्जुन अचानक ही अप्रीता की ओर मुड़कर चहकते हुए कहता है, प्यार करती हो? अप्रीता अर्जुन को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसके चेहरे पर इस वक्त खुशी थी। अर्जुन जल्दी से अप्रीता के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं कल तुम्हें नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अप्रीता बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। अर्जुन कुछ सोचते हुए कहता है, तुमने उसके साथ कुछ किया है क्या? वो तुमसे इतना नाराज़ था। चलो कोई बात नहीं, जो भी किया हो, पर मुझे नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा गलत किया, इसीलिए तुम मना लोगी। तुम्हें अगर कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे बोलना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। कैसे प्रपोज करना है, कैसे मनाना है। अर्जुन की सारी बातों को सुनकर अप्रीता की आंखें नम हो जाती हैं। वो तुरंत अर्जुन के गले लगकर कहती है, आई लव यू डैडा। अर्जुन अप्रीता के माथे पर किस करता है। अप्रीता रोते हुए कहती है, डैडा, वो रॉन मुझसे नफरत करने लगा है। मेरी पूरी गलती नहीं थी। फिर भी जितना अप्रीता अपनी माँ प्रीत को बता नहीं पाती, उतना वो अर्जुन को बताया करती थी। अर्जुन अप्रीता की आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, डोंट वरी, ऐसे हार नहीं मानते। जिस प्यार के रास्ते में कांटे ना हो, वो प्यार कैसा। यहाँ तुम जितना भी सबकी प्यार भरी जिंदगी देख रही हो, सब ऐसे ही थोड़ी बनी है। और रॉनी तुमसे नफरत नहीं करता, वो बस तुमसे नाराज़ है, इसीलिए दिल छोटा मत करो। अप्रीता फिर से अर्जुन को गले लगा लेती है। दूसरी ओर सोहानी बेड पर बैठी थी। द्रांश भी उसके पास ही बैठा था। द्रांश सोहानी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कहता है, बस 2 दिन की दूरी में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर होना चाहती हो लिटिल लैम्प। बोलते हुए द्रांश सोहानी के माथे को छूता है। सोहानी अपनी नज़रें उठाकर उसे देखती है। सोहानी का सिर बहुत गर्म था। वो महसूस करते ही द्रांश सोहानी के माथे पर गीला कपड़ा रखता है। तभी उसका फ़ोन एकदम से बजता है। द्रांश फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पर रखता है। तभी उधर से आव्या की आवाज़ आती है, हेलो इंसानी जानवर, मैंने कहा था ना कि मुझे सोहानी से बात करनी है। आव्या की आवाज़ को सोहानी अच्छे से पहचानती थी। सोहानी फ़ोन को देखती है, जिसमें रुद्र का नाम शो हो रहा था, क्योंकि आव्या ने रुद्र के फ़ोन से कॉल किया था। द्रांश सोहानी के माथे से कपड़ा हटाकर कहता है, बात करो बेबी गर्ल। आव्या की आवाज़ आती है, मुझे उससे अकेले में बात करनी है, तुम जाओ। सोहानी फ़ोन को देख रही थी। द्रांश बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, नो वे, मैं नहीं जाने वाला। बोलते हुए द्रांश जैसे ही सोहानी के माथे पर गीला कपड़ा रखने वाला होता है, तभी सोहानी उसे रोक लेती है। वो बहुत धीरे से कहती है, मुझे भूख लगी है। द्रांश कुछ पल सोहानी के चेहरे को देखता है, फिर झुककर उसके कान में कहता है, बेबी गर्ल को अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए बताना भी मत। बोलते हुए वो उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। सोहानी फ़ोन उठाकर स्पीकर से हटाती है और अपने कान से लगा लेती है। सोहानी धीरे से आवाज़ देती है, हेलो। वो चले गए। आव्या कहती है, चला गया, थैंक गॉड। सोहानी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सोहानी ये सुनकर कहती है, हाँ बोलिए। आव्या सोहानी को कुछ कहती है, जिसे सुनकर सोहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। टू बी कंटिन्यूड।